सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं रवि आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। आज जो हम लोग आप लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा का विषय जो है वो आप लोग उससे कहीं न कहीं भली भांति जान रहे हैं और उसकी वजह से आज हमारे देश में बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल है। जी हाँ, जो आप लोग सोच रहे हैं अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, आखिर में क्या है ये अग्निवीरों के लिए अग्निपथ? कुछ का कहना है, कुछ ने तो टैगलाइन छटनी पथ दिया हुआ है। चलिए आखिर में जानेंगे कि आज जो हमारा देश भारत एक युवा वर्ग कहलाता है और आज सारे युवा एक तरफ होकर देश में जो इस तरह की स्थिति बनाए हुए हैं ये अग्निपथ स्कीम के लिए, क्या ये स्कीम क्या है, क्या इसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, आखिर में देश के युवा इतने भड़क क्यों गए हैं, इन सभी बातों को लेकर के आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आज जो हमारे बीच जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं वो और कोई नहीं, हमारे ही संस्थान के डायरेक्टर सर प्रवीण सर हैं। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद रवि। और आज हम लोगों के बीच रवि ने एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा को रखा है जो कि देश, नवयुवक और जो युवा वर्ग हैं वो इस चीज़ को शायद समझ रहे हैं। मैं रवि का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दा को ला करके निश्चित रूप से एक शैक्षणिक संस्थान के जरिए लोगों के बीच एक अच्छी राय और एक अच्छा विचार को रखने का एक हर संभव प्रयास करने का एक संभव प्रयास किया। सर अभी सभी जान रहे हैं ये अग्निपथ स्कीम मैक्सिमम को, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत कुछ सही जानकारी नहीं। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि ये अग्निपथ, ये जो अग्निवीरों के लिए स्कीम है, ये है क्या? ये अग्निपथ जो है ये कोई नया स्कीम नहीं, ये हर देशों में जी चल रहा है। एक बहुत ही बेहतर, मेरे विचार से ये मेरा मानना है, एक बहुत ही बेहतर स्कीम है जिसके ज़रिए न सिर्फ देश में युवा वर्ग को एकत्रित और संगठित किया जा सकता है बल्कि एक शैक्षणिक, एक आर्थिक, एक जो है डिसिप्लिन जो युवा में होना चाहिए, जो जीवन जीने का जो एक तरीका है वो जो होना चाहिए वो सिखाने का, और देश के प्रति जो देश की भावना होना चाहिए। जो आजकल हम लोग देख रहे हैं वैश्वीकरण की स्थिति आ रही है जिसमें आज रूस और यूक्रेन के बीच की जो घटनाएं हैं ये आने वाले दिन में ये बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है भविष्य में, जो आर्टिफिशियल लड़ाई होंगी, जो है स्पेस के द्वारा जो है विश्व युद्ध छेड़ा जाएगा। इस सब परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो भविष्य को देखते हुए हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं इस मामले में, अन्य देश तो बहुत आगे है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतर योजना है। इस योजना में हर वर्ष जो है अभी तक का जो सिनेरियो है, हाँ अभी तक का जो सिनेरियो है कि सरकार की जो बातें रखी है उस हिसाब से देखा जाए तो हर वर्ष लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएगा। जैसे अभी तो खैर 45,000 की बात हो रही है, लेकिन इस पर सरकार ने अपना रुख ज़रूर रखा है कि 50,000 जो है ये बढ़ाया चले जाएगा। तो हर वर्ष लगभग अगर 1 लाख के आसपास वैकेंसी आ रही है सेना में, और ये सेना में एज को इम्प्रूव करेगा। जैसे अगर अन्य देशों की तुलना में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 32 साल एवरेज आयु जी, जबकि हाँ जॉब एवरेज के आयु जॉब के लिए, जबकि अगर पद आ जाता है स्कीम तो इससे क्या हो जाएगा कि ये घट करके हो जाएगा 26 साल आने वाले समय जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये योजना बहुत ही बेहतर है। एक यंग ब्लड जो है बच्चे आसानी से चले जाएंगे, आज आसानी से आ जाएंगे। और इस योजना में अब 4 वर्षों के लिए एक बच्चे को जो 17 साल से लेकर के 21 साल, फिलहाल अभी 23 साल कर दिया गया है, तो 21 साल या 23 साल तक जो है के उम्र तक में आप उस योजना के तहत आप जॉब ले सकते हैं। अगर 23 साल में 4 साल प्लस कर दिया जाए तो 27 साल तक में जॉब कर सकते हैं, रिटायरमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर 21 साल तक रहा भविष्य में, क्योंकि ये 2 साल इसलिए एक्सटेंड किया गया है कि 2019 और 20 का जो कोरोना काल था उस समय वैकेंसी नहीं आ पाई थी और हाँ कुछ बच्चे का जो है एज एक्सपायर कर रहा था, इसी सब कारण से तो इसमें संशोधन किया गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतर है मेरे विचार से। क्या ये भारत में पहली बार ये योजना है या इससे पहले भी ये चीज़ हो चुकी है? इससे पहले भी ये योजना थी, लेकिन इसको पहले जो है 8 वर्ष के लिए आया, फिर इसको एक्सटेंड करके 10 साल किया गया। लेकिन अब जो किया गया है ये 4 साल के लिए किया गया है
और ये एक प्रकार का रूटीन प्रक्रिया होगी कि हर 4 साल में एक रिवाइज होता चला एक नया आता चला जाएगा। और उसमें भी तो है ना कि 25% आपको रह जाएगा। अगर सपोज करें कि 1 लाख बच्चे हर साल लिए जा रहे हैं तो 1 साल में से 75,000 जो है रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन 25,000 तो फिर तो रह जाएंगे। यानी सीधा बात है, जिस स्टूडेंट में एक ढंग का एबिलिटी रहेगा, सरकार ने क्लियर किया है ना कि आप अगर क्या कहते हैं हेल्दी रहेंगे जी, आप सेना के जो कैरेक्टेरिया है उसमें आप फिट बैठेंगे, आपकी मर्जी होगी तब, उसमें भी इच्छा होगी तब, और आप सेना के हर मापदंड पर खड़े उतरते तो आपको फिर वहाँ पर आरक्षण के रूप में यानी 25% को परमानेंट कर जैसे जो होता आया है उस हिसाब से हर साल 25% वो ऐड होते चल जाएगा। तो इससे फ़ायदा और जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा और क्या क्या होने वाला है ये स्कीम के तहत? बहुत फ़ायदा है। आप जो है निश्चित रूप से आजकल पूरे देश में इस विषय को चलाया जा रहा है और आप भी जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोहरा दूं कि इसमें 4 साल के लिए जॉब होगा। 4 साल में आपको चारों साल का अलग अलग जो है सैलरी पैकेज है। जैसे पहला साल के लिए 30,000 सैलरी है, जिसमें से 70% और 30% हर साल वैसे 70% और 30% का रेशियो रहेगा। 70% आपको इन हैंड आएगा जी, और 30% आपको जो है आपके एक फंड में जमा हो जाएगा, जो आपको फिर सरकार के द्वारा उतना ही जोड़ करके आपके लिए भविष्य निधि बन जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा। फिर अगले साल आपको 33,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हो जाएगा तीसरा साल के लिए, मतलब सेकेंड ईयर के लिए, फिर उसके बाद फिर बढ़ोतरी होगी और अंततः 40,000 तक जाएगा ये। और फिर वो ग्रेजुएटी देखा जाए तो वो मिल करके आपको पूरा जो है लगभग 11,77,000 जो है आपको उस समय मिलेगा जिस समय आपको रिटायर हो। यानी कि अगर आप 21 में ज्वाइन करते हैं तो 25 साल में, 23 में ज्वाइन करते हैं 27 साल। तो यानी कि एक कह सकते हैं कि आज के टाइम में इस 27 साल या 25 साल के एज में आज की जो युवा पीढ़ी है उसके हाथ में 11-12 लाख रुपए आना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। बहुत इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कहीं ना कहीं आप जो जैसे आप डिस्क्राइब किए, जो भी आपका ये पैकेज वगैरह ये सब डिस्क्राइब किए उसके अकॉर्डिंग, तो जब ये फ़ायदेमंद है तो आज जो देश में इतना भड़काऊ माहौल है, गर्मा गर्मी का माहौल है, या यूँ कह ले कि बहुत जगह तो ऐसा है कि ये समझ ही नहीं पा रहा, बस भीड़ का हिस्सा बन रहा है। अब तो उत्तर दे ही दिए तो ठीक है, लेकिन बाकी कुछ तो ऐसा है ना जो कि समझ रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? हाँ, नहीं, 2 बातें हैं। जैसे पहला बात तो क्लियर है कि बहुत बच्चों को ये जानकारी ही नहीं है कि ये है क्या। जैसे आपने कहा भी कि कुछ बच्चों से जब इस विषय पर बात कही जाती है तो स्पष्ट कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों यहाँ पर आया। उन्होंने देखा एक झुंड जा रहा है, उसके साथ में हो लिए, और चूँकि उम्र कम है तो कुछ बच्चे सब उस उम्र कम होने के नाते मतलब उस माहौल का हिस्सा बन जाते हैं, और जो कि निश्चित रूप से उनके भविष्य के लिए अच्छी बातें नहीं। रहा बात उसमें से कुछ बातें जो है ध्यान देने योग्य है। जैसे अगर आप बात करते हैं कि इस योजना में मतलब बच्चे जो इस विषय को उठा रहे हैं कि इसको तत्काल बंद कर दिया जाए, उसके पीछे कहा जा रहा है कि आप पर जो है ये नहीं दे रहे हैं 4 साल के लिए क्यों हम जाएँ। ठीक, हम चूँकि देश के लिए लड़ने जा रहे हैं, देश के लिए जो है मर मिटने जा रहे हैं, देशभक्ति मेरे अंदर है, मैं फ़ौज में जा रहा हूँ, तो मुझे पूरा मौका दिया जो जाए। अभी रिक्वायरमेंट है 35 साल, हाँ, जो है कि उतना तक होना चाहिए, पूरा मौका दिया जाए, मैं देश के लिए कुछ करने के लिए जा रहा हूँ। उनके जज्बे को निश्चित रूप से हम लोगों को सलाम करना है, कहीं ना कहीं अपने एकदम सलाम करना चाहिए। उस विषय पर कहीं कोई टीका टिप्पणी होने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा ये है कि कुछ लोगों को है कि पेंशन की बातें हो रही, तो पेंशन वाली बातें हो रही। सरकार का ये एक योजना लाने के पीछे ये भी एक कारण है कि पेंशन को बंद करना, क्योंकि सरकार पर जो है अभी जो अच्छा बजट है उसका लगभग 25% सेना की सैलरी पे जाता है, और फिर 25% उनके पेंशन पे चले जाता है। अच्छा। तो यानी पूरा बजट का 50% हिस्सा तो बस सेना में चले जाता है, सीधे खर्च हो रहा है। जी। रेस्ट 50% इतना काफ़ी नहीं बच रहा है, हो पा रहा है रक्षा बजट को बढ़ाने के बावजूद, जो कि आने वाले दिनों के लिए हम लोग तैयारी रखें। जो आर्टिफिशियल लड़ाई हो रही है, विभिन्न प्रकार के अस्त्र इत्यादि जो खरीदा जा सके, इत्यादि जो उसमें विकास किया जा सके, उसके लिए पर्याप्त नहीं बच पा रहा है। तो इस कारण से सरकार का ये भी एक था कारण इस योजना को लाने के, ताकि जो है तो फिर इसमें प्रश्न ये उठता है, एक विद्यार्थी होने के नाते मेरे मन में भी शायद उठता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अब पेंशन को हटाने के लिए शायद ये स्कीम ला रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, मान गए, इस विषय को भी मानते हैं कि ठीक है पेंशन को हटाने के लिए, लेकिन आप इस विषय को सोचिए
कि जो रेगुलर अभी जो चल रहा था भर्ती, उस रेगुलर भर्ती में क्या स्थिति था? आपका रेगुलर भर्ती था लगभग 50,000 के आसपास सालाना। तो आप कहीं ना कहीं उसमें तो फिट बैठ ही रहे जी। रेस्ट एक्स्ट्रा ना आपको दिया जा रहा है वो। जैसे 50,000 अगर वैकेंसी आ रही थी तो 50,000 में अगर 1 लाख वैकेंसी सरकार निकाल रही है तो 25,000 तो वैसे ही भी परमानेंट कर रही है जी। 25,000 पर बात होनी चाहिए कि हाँ आप 25,000 इसको आप थोड़ा सा और बढ़ाइए, सीट बढ़ा देते तो ये विवाद नहीं होता। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ये योजना ही वापस लिया जाए। सवाल ये है कि उसमें संशोधन का सरकार ने रास्ता रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के पक्ष से बोल रहा हूँ, जो आप लोग को हो सकता है मिसगाइड हो रहे हो मेरे द्वारा, तो आप ये ना समझे। मेरा ये कहना है कि सरकार ने ये हमेशा रखा है बात को, क्योंकि अगर नहीं रखती तो शुरुआत में सरकार ने 21 साल के लिए मात्र लाई जी, जो अपर एज था 21 साल, उसको जो है 2 साल एक्सटेंड कर दिया, 23 साल कर दिया। तो सरकार आपके पीछे है, तब तो साथ है, लेकिन आप उस चीज़ को रखने का तरीका थोड़ा सा बदलिए, है ना। आप विद्यार्थी हैं, होनहार हैं, आप देश के लिए, आप उसमें भी आप किस लिए जा रहे हैं? तो सेना के लिए जा रहे हैं। और इसके बावजूद अगर आप इस तरह के अभद्रता और इस तरह के जो उदंडता करेंगे तो ये आपको डिसिप्लिन, तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है ना। उस देश का भी कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। जी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक मैं बताना भूल रहा था कि इसमें एक और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है बच्चों के लिए, कि आप 17.5 साल में जा रहे हैं और आप जो ट्रेनिंग लेंगे, आर्मी का ट्रेनिंग अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित होने वाला है। तो अगर वो ट्रेनिंग लेंगे तो उससे आपका शारीरिक मानसिक भी जो है ना फिटनेस बढ़ेगा आपका, जिससे कि आने वाले समय में आप अगर व्यवसाय, रोजगार या विभिन्न प्रकार के जॉब वगैरह के लिए तैयारी करते हैं तो सामान्य बच्चों से आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है ना। आप सोच के देखें ना कि एक सामान्य बच्चा जो तैयारी कर रहा है, बच्चे लोग ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर 21 साल बाद आएंगे तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, लोग क्या करेंगे। तो भाई आपके पास लगभग, आपके पास अगर देखा जाए वैसे डाटा तो आपके पास 11,77,000 का ही है, लेकिन देखा जाए तो आपका जो सैलरी है वो भी बहुत सारा सेविंग में जाएगा। वो भी उस एज में आपका वो सैलरी है वो भी तो आप सेविंग करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, क्योंकि आप उस समय जो है पारिवारिक दायित्वों से कम है। कुछ एक बच्चे का होगा पारिवारिक दायित्व, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी जो है सेविंग हो सकता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से अगर अप्रॉक्स मान लिया जाए कि 20 लाख ही आपके पास रहता है तो एक बड़ा सुंदर राशि है जो आप उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर भविष्य में आप मेडिकल करना चाहते हैं तो वहाँ से जा सकते हैं। बिल्कुल। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। आप अगर कहते हैं कि यूपीएससी या इस तरह के बेहतर जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा जो है सरकार ने और भी रखा है कि आपको जो है, अगर आप सोच सकते हैं ना, जब एक सेना गुजरती है तो एक अपने आप में गर्व महसूस होता है। जब आप रिटायर होकर आ भी जाएंगे तो भी आप एक गौरवान्वित नागरिक होंगे, है ना। आपके उसके बाद बैंक में आपको जो है बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, प्रेफरेंस मिलेगा कि आपको जो है लोन वगैरह के लिए भी अगर दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश अप्लाई करना पड़ेगा तो वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ये है कि आपको शारीरिक मानसिक फिटनेस रहेगा। अब एक सोच रहे हैं कि बहुत साधारण बात है, 17-18 साल के बच्चे जो है जिम ज्वाइन करते हैं। मैंने देखा है कि कई बच्चे जो बड़े बड़े शहरों में, अगर छोटे शहर की बात करते हैं तो वो भी जिम ज्वाइन करके अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, जो आपको स्वाभाविक वहाँ पर आपको हो जाएगा, ट्रेनिंग में ही आपको मिल जाएगा। हाँ, ट्रेनिंग में मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से आकर्षित करने वाले, मुझे नहीं लग रहा है कि क्यों ये लोग अनाकर्षित हैं। उसके बाद आने वाले समय में जब आप किसी सरकारी जॉब के लिए भी प्रिपेयर करते हो तो एक्स सर्विसमैन के तहत आपको वहाँ पे फैसिलिटी मिलता है। ये सब ऐसा नहीं है कि आज के स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे, वो भी भली भांति जान रहे होंगे कि जो भी सारा चीज़ वो भी क्राइटेरिया समझ रहे होंगे कि मुझे जॉब प्रेफरेंस मिल सकता है, पैसा मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, फिर भी देश में ये दंगे की स्थिति क्यों? एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा लग रहा है, क्यों? कि अगर इस विषय पर हम लोग ज़्यादा बात करेंगे तो हो सकता है इसको पॉलिटिकल जामा पहनाया जाएगा, है ना। अगर मैं इस विषय को कहीं बात रखूं तो हो सकता है कि किसी को लगेगा कि ये सत्ता के पक्ष में या सत्ता के विपक्ष में, तो मैं इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चे साफ़ सुथरा गुमराहित हैं, मिसगाइडेड हैं। उन बच्चों को ये चाहिए कि वो अपने स्थिति को समझें, कुछ देर तक के लिए इस विषय को समझने का प्रयास करें। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मीडिया इत्यादि वगैरह को देखें। मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये भी अगर देखें तो ठीक, नहीं देखें तो भी ठीक। आपको कहीं से भी मिल जाएगा वो आपको। आप अपने आत्मचिंतन करें कि वास्तव में ये है क्या। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो प्रोटेस्ट कीजिए। प्रोटेस्ट करना बुरा नहीं,
प्रोटेस्ट का तरीका गलत है। आप प्रोटेस्ट करने का, आप पढ़े लिखे हैं भाई, आप एक अच्छे नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल ड्रामा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हम लोग नहीं भी चाहते हुए मुँह से निकल ही जाता है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा हो जाता है कि आपने क्या किया, रेलवे जला दी, क्या सोच करके जलाए, वो देश की संपत्ति। इसलिए कोई है, संभव है कि आप किसी MLA MP के सामने इस विषय को रखते, अपनी बात को रखने का क्या दिक्कत है? बात से भी तो हो सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, किसी को तमाचा मार कर ही समझा सकते हैं क्या? तो ये सब सबसे पहले तो आप जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रखता है डिसिप्लिन, और यहाँ पे आप डिसिप्लिन को ही तोड़ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इंडियन आर्मी के लिए कर रहे हैं? एकदम सही है, एग्जैक्ट है, सही बात है। और मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को हमारी बातें ये पहुँच पाएंगी, और अगर पहुँच जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को ये होना चाहिए कि जैसे ही ये योजनाएं बनी उसके पहले ही, वैसे ये बोलना बाद में आसान लगता है, लेकिन पहले बोलना, लेकिन फिर भी बोला जाएगा कि सरकार को चाहिए था कि इसके जो आने वाला जो दुष्परिणाम जो निकल रहा है, इस विषय पर भी अगर चिंतन कर लेती सरकार शायद, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको जो है हैंडल कर पाती, रख पाती अपनी बातों को। अपनी बात को नहीं शायद सरकार रख पाई, शायद और समझाने में असमर्थ हो गई। जैसे कि अभी मोदी जी ने कहा कि किसान को हम समझाने में असमर्थ हो गए, इस कारण से वो जो है किसान आंदोलन को ठीक करने के लिए उन्होंने किसान वाला जो योजना था उसको वापस ले लिया। तो आखिर क्यों ऐसी नौबत है? ये नौबत ना आए, इसके लिए उनको भी प्रीमाइंड होना चाहिए था, मतलब सरकार को होना चाहिए था कि नहीं, वो विद्यार्थियों को समझा पाती अच्छा से, इसके लिए कुछ ऐसा स्कीम निकालती जिससे पहले एक्सप्लेन हो जाता विद्यार्थी को, ताकि बाद में जो स्कीम है वो आप उसमें अच्छा सा अंडरस्टैंड होकर कर तरीका से आप लेके आते हैं। आपने अचानक जो रखा तो निश्चित रूप से बच्चे नहीं समझ पाए, तो आज ये स्थिति दिख रही है हमारे देश में जो स्थिति, और पूरे विश्व में जो है हमारा जो है नाक कट रहा है, जबकि ये पूरे विश्व में योजनाएं चल रही, पूरे विश्व में लगभग देशों में सुनने को मिल रहा है कि ऐसी योजना चल रही है। 2 साल 4 साल उसका डाटा है, आप जाकर के नेट पे सर्च करेंगे, हर देश में आपको जो है किसी में 2 साल, किसी में 4 साल के लिए, किसी में 3 साल, यानी हर युवा को जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। कंपलसरी है ऐसा? नहीं, कई जगह तो कंपलसरी है, हमारे यहाँ तो कंपलसरी भी नहीं है। सही आप बात तो है कि आप अगर जाना चाह रहे हैं आपकी इच्छा पे है, आपकी इच्छा, लेकिन कुछ देशों में तो कंपलसरी है, तो इसका मतलब आज जो दंगा हो रहा है तब तो उस देश में भी होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए। नहीं तो सवाल है कि हम फिर कह रहे हैं ना कि मेरा ये कहना है कि आप युवा को समझाने में असमर्थ हो गए, युवा समझने के लिए तैयार नहीं है, ये भी एक गलती है। आप अगर समझने की, मैंने कुछ ऐसे ही वीडियो देखा तो उसमें दिख रहा है कि मजिस्ट्रेट आकर के बच्चे को समझा रहे हैं और बड़ा भावुक होकर के समझा रहे हैं, और बच्चे भी भावुक होकर के समझते भी हैं, कुछ बच्चे समझ भी रहे हैं, लेकिन जो कुछ उपद्रवी हैं, जो वास्तव में मुझे नहीं लगता कि वो शायद वो सेना में जाने के लायक हैं, या इसके लिए रोटी सेकने का काम है बस, जो कह लीजिए। तो आप पहले बोले कि पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, जबकि यहाँ इस कहते हैं ना, चेहरा कुछ और नकाब कुछ, वही हाल है यहाँ पे। इस विषय पे हम लोग ना ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं तो मुद्दा कुछ और हो जाएगा, कुछ लोग कुछ और समझेंगे। है तो मुद्दा सब कुछ सामने में, लेकिन लोगों के मुंह में एक बाइट चला जाएगा कि आपने जो है कुछ गलत। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या है और इससे आपको क्या मिलने वाला है। बस आप ये समझ ले तो आगे कुछ प्रोटेस्ट का झमेला ही नहीं, अगर होगा भी तो वो एक तरीका से होगा। नहीं, तरीका से रखे ना, अगर आपको इसको रखना था तो आप जो है अपने ज़िले के डीएम के पास ज्ञापन रखते, वहाँ पर जो है धरना रखते, प्रोटेस्ट करते, वहाँ पे शांति तरीके से जो है सब विद्यार्थी इकट्ठा हो जाते और अपनी बात को रखते, और इस विषय को फिर 1 सप्ताह 15 दिन तक आप टाइम देते, और फिर भी अगर कुछ बदलाव आपके हिसाब से नहीं होता तो फिर आगे का भी रास्ता निकलता, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण। आप ये सोच के देखिए कि हमारे देश में 1947 में आज़ादी मिली, इससे पहले हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ नहीं था, इस तरह कोई सोशल मीडिया नहीं थी। तब हमारे देश में महात्मा गांधी ने पूरे लोगों को शांतिपूर्ण अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और हम उसी देश में हिंसा करके क्या जताना चाह रहे हैं कि ये गांधी का देश है। अगर कोई लोग कह रहे हैं कि गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, कोई नेता हो, अभिनेता हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, एक जगह गांधी जी को आदर्श मानते हैं और दूसरी जगह ये इस तरह का हिंसा फैला रहे हैं, तो इसको कैसे कह सकते, जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि उनका थॉट ही था सत्य अहिंसा, और एक
आंदोलन बात को में रखना है, आप रखिए बात को। हिंसा होने की वजह से आंदोलन को भी एक बार बंद कर दिया गया था। हाँ, तो कई बार हुआ ऐसा। बिल्कुल। तो महात्मा गांधी का एक ही कहना था कि भाई अगर अंग्रेज से क्रूर तो नहीं था, नहीं अभी इसकी सरकार, बिल्कुल नहीं। और वो जो है लाठी चार्ज करती थी, जिसमें कि कई जो है क्रांतिकारी मारे भी गए थे, जख्मी भी हो गए थे। तो कई लोगों का जो है प्राण त्याग, उसमें कितनों को फांसी दी गई, लेकिन इसके बावजूद महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का जो है मार्ग को नहीं छोड़ा और अंततः उन्होंने आज़ादी दिलवाई। और आज तो सरकार आपके साथ है। थोड़ी देर के लिए मानते कि सरकार आपके साथ नहीं, लेकिन आप इस विषय को रखिए तो सही। हिंसात्मक रूप में क्यों रख रहे हैं? अहिंसात्मक रूप में रखिए, अपनी बात को रखिए, प्रोटेस्ट कीजिए, पूरा आप ये हक है आपका, ये पूरा आपका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो आप उसको रखिए। लेकिन आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं। आपका प्रोटेस्ट सही है लेकिन तरीका आपका सही नहीं। हाँ, प्रोटेस्ट करना कोई गलत नहीं है। आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है, सरकार की कोई योजनाएं अच्छी नहीं लगती, आप प्रोटेस्ट भरपूर कीजिए, लेकिन तरीका सही होना आप चाहिए। हिंसात्मक मत बनिए। आप अहिंसात्मक देश में हैं। आप जहाँ पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, यहाँ पर महात्मा गांधी ने जन्म लिया, सब ने एक ही पाठ पढ़ाया कि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग कर क्या रहे हैं? पूरे विश्व में अपना नाक कटवाने पर लगे हुए हैं। और इससे वही पहला लाइन ही मैंने बोला कि इंडियन आर्मी सबसे पहला डिसिप्लिन, और आप उसी को धूमिल कर रहे हैं। ये तो आपकी बेवकूफ़ी। आप सोच के देखिए ना कि आप आर्मी में जाइएगा तो उस समय क्या आप लोगों के बीच रखिएगा, क्या रखिएगा, क्या कहिएगा कि हाँ हम उस दंगे के हिस्सा थे तो। और मेरे कारण चलो ये सरकार झुक गई या आप झुका दी, क्या कहना चाहते हैं? अब तो सबसे पहले डिसिप्लिन तो चलिए, कुल मिला के मैं आप लोगों इस सोशल मीडिया के जरिए आप सभी को, विशेषकर नवयुवक वर्ग को और नवयुवक वर्ग के साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैं उन सब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने आसपास एक ऐसा माहौल, पॉजिटिव माहौल बनाएं जहां पर हिंसा ना हो। बच्चों को जो मिसगाइड हो रहे हैं उनको सही तरीके से लाएं। उनका विरोध करने हम लोग नहीं आए, बल्कि उनके विरोध में सही मार्गदर्शन करने के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी भी मार्गदर्शन करें। उन 17 से लेकर के 21 साल या 23 साल तक के नवयुवकों को इस विषय को आभास करवाएं कि वो देश की रक्षा के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार साथ में है या विरोध में है, पॉलिटिकल एजेंडा जो हो, लेकिन आप सही तरीके से अपना विरोध रखें, व्यक्त करें और कहीं पर भी हिंसा ना करें। कई लोगों की जानें चली जाती है, देश की संपत्ति की क्षति होती है और ये बहुत ही असहनीय है। मैं नहीं चाहता हूँ और कोई नहीं चाहेगा कि किसी भी प्रकार का देश की या किसी आम जन की क्षति हो। कोई ना कोई उसी में से आपका भी सगे संबंधी होंगे और जो है ये संपत्ति आपकी भी है, हम सबकी है। उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है और इसकी रक्षा हमें करना ही चाहिए। धन्यवाद सर। तो आपने देखा आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर था हम लोगों के बीच में। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नए खास वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।